हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो 8th क्लास के लिए है और हमारी जो बुक चल रही है वो भूगोल है। और इसके अंदर हम जो है लेसन नंबर 4 जो अपना कृषि है वो कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके अंदर हमने कृषि के प्रकार तक पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम जो है मुख्य फसलों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, मुख्य फसल जो होती हैं इनके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो कौन कौन सी फसलों के द्वारा पूरी की जाती हैं। देखो, फसलें जो होती हैं ना दो प्रकार से दे रखी हैं इसके अंदर। इसमें कहता है कि एक तो पहली बात तो ये कहता है कि जनसंख्या जैसे जैसे जो बढ़ती जा रही है ना उसकी आवश्यकता को पूरा करना है भाई। और उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अलग अलग प्रकार की फसलें उगानी है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा इसने कहा कि फसलें जो होती हैं ना वो क्या करती हैं, एक तो जनसंख्या का पेट भर रही है और दूसरा क्या कर रही है, दूसरा जो है जो कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनके लिए कच्चे माल की पूर्ति कर रही है। कच्चे माल की पूर्ति का मतलब क्या है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि बिस्कुट बनाए जाते हैं और बिस्कुट के लिए हमें क्या चाहिए, आटा चाहिए। और आटा हमें किस चीज़ से प्राप्त होता है, गेहूं से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ फसलें ऐसी हैं जो दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, कुछ फसलें जो होती है खाद्यान्न के रूप में जनसंख्या पेट भरती हैं। गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का है, बाजरा है, ये खाद्य फसलों में आती हैं। जूट कपास जो है ये जो फसलें हैं ये रेशेदार फसलें होती हैं। ठीक है, इनका रेशा निकल करके आता है और इनको ना इनको उद्योगों में काम में लाया जाता है। जैसे कपास से हम क्या करते हैं, कपास सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है। इससे क्या होता है, इससे पहले धागा बनाया जाता है और धागे से फिर कपड़ा तैयार किया जाता है। उसी प्रकार चाय और कहवा, कहवा मतलब कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी का हमें पता ही है, हम इसे पीने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन फसलों के बारे में जानेंगे कि जो जितनी भी फसलें हैं, गेहूं है, चावल है, मक्का है, ठीक है, या हमारे जो मोटे अनाज है, इन सभी के बारे में जानेंगे कि इनका जो उत्पादन होता है वो किस प्रकार होता है। तो देखिए भाई, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मुख्य फसल में आती है चावल। देखिए, चावल जो है ना वो विश्व के अंदर सबसे मुख्य खाद्यान्न फसल में आती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा खाने वाली फसलों के अंदर यही है, खाद्यान्न फसल है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में है आती ही। अब उसके बाद क्या है कि इसको उगाने के लिए है ना जो टेम्परेचर है वो अधिक चाहिए। टेम्परेचर यानी कि तापमान, तो इसके लिए अधिक तापमान की ज़रूरत होती है। ठीक है, साथ में वायु के अंदर आर्द्रता की मात्रा भी होनी चाहिए, यानी कि नमी की मात्रा भी होनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ जो वर्षा है, क्योंकि इसे पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो इसे वर्षा की ज़रूरत होती है। वर्षा कितनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर इसे आसानी से उगाया जा सकता है। क्योंकि चावल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जिसे हमारे क्षेत्र में लोकल में धान कहते हैं, उसके खेतों के अंदर हमें कम से कम 75 दिन तक पानी भर करके रखते हैं उसके अंदर। ठीक है, और पानी के अंदर ही इसको उगाया जाता है। अब हम बात करें कि जो इससे मिट्टी है वो कैसे चाहिए, तो इसे चीका युक्त मिट्टी चाहिए। चीका युक्त मिट्टी यानी कि थोड़ी सी मिट्टी चिकनी होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी हो, जलोढ़ मिट्टी हो। चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी हो सकती है जो क्या करे, देखो अगर मान लो बालूरेत जैसी मिट्टी होगी ना उसमें से पानी क्या होगा, रिस कर नीचे चला जाएगा, पानी उस खेत में रुकेगा नहीं। लेकिन इसके लिए क्या करना है, पानी रोकना है। तो इसलिए चीका युक्त मिट्टी होनी चाहिए जो पानी को रोके रखे, अंदर ना जाने दे कई दिनों तक। ठीक है, उसके बाद इसका जो उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चीन के अंदर भाई। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा चीन के अंदर। फिर उसके बाद नंबर आता है भारत में इसका उत्पादन किया जाता है, इसकी खेती की जाती है, जापान में की जाती है, ठीक है, श्रीलंका में की जाती है और मिस्र के अंदर इसकी खेती की जाती है। तो ये था अपना चावल। उसके बाद बात करते हैं गेहूं की। ठीक है, गेहूं जो है दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसलों में शामिल होती है और इसके हमें अगर हम तापमान की बात करें तो देखो हमारे यहाँ पर है ना ये जो है अक्टूबर से लेकर के नवंबर महीने में जो उगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मध्यम तापमान हो गया, ना तापमान अधिक है और ना ही कम है, मध्यम तापमान। ठीक है, लेकिन ये कहता है कटाई के समय, कटाई कब की जाती है, कटाई जो है मार्च और अप्रैल में की जाती है। अभी हम लोगों ने गेहूं की कटाई की, मार्च अप्रैल में की जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कटाई के समय तापमान जो है वो अधिक चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बारिश की बात करें तो पानी जो है इसे भी जरूरी है। तो ये जो है 75 से 100 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा होती है ना उन क्षेत्रों के अंदर आसानी से उगाया जाता है। इसे जलोढ़ मिट्टी की ज़रूरत होती है, मिट्टी यानी कि उपजाऊ होनी चाहिए अत्यधिक उत्पादन के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि किन क्षेत्रों में उगाया जाता है तो यहाँ पर आता है एक तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका भाई। ठीक है, दूसरा है कनाडा,
फिर उसके बाद अर्जेंटीना है, ठीक है। ये देश हैं जो क्या करते हैं, बुक में भी दे रखे हैं, जो इसका उत्पादन करते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर आती है मिलेट। मिलेट का मतलब होता है मोटे अनाज, ठीक है। इसलिए कॉमन पॉइंट बना दिया है मोटे अनाज का, क्योंकि ये 8th क्लास जो है वो इसका लेवल छोटा है, अभी 10th क्लास में बड़े स्तर पर आएंगे। मोटे अनाज, मोटे अनाज में क्या है, बाजरा है, ठीक है। उसके साथ में ज्वार है और रागी की जो फसल होती है, ठीक है, ये भी इनकी जैसी होती है, मोटा अनाज होता है, ठीक है। ये जो होते हैं ना, इनको मोटा अनाज बोला जाता है। कहते हैं इनकी फसल भी उगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर कहता है कि ये है ना कम उपजाऊ क्षेत्र के अंदर भी उगाई जा सकती हैं, कम उपजाऊ वाले क्षेत्र में। आपने देखा होगा राजस्थान की जो बलुई मिट्टी है ना, उसके अंदर भी बाजरा जो है वो उगाया जाता है। तो मिट्टी हम क्या लिख देंगे, बलुई मिट्टी के अंदर भी आसानी से उग सकता है। पानी की आवश्यकता जो होती है ना बारिश की, तो यहाँ पर कम वर्षा वाले जो क्षेत्र उनके अंदर ये आसानी से उगाया जा सकता है। अब जो है कि ये उगाया कहाँ पर जाता है, तो भाई भारत में भी उगाया जाता है, ठीक है। नाइजीरिया, चीन और जो नाइजर देश हैं उनके अंदर ये उगाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मक्का की, ठीक है। मक्का के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हमें मध्यम चाहिए, ना अधिक ना कम, ठीक है। बारिश होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। और धूप जो है अधिक इसको चाहिए होती है, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पर टेम्परेचर जो है 21 से 27 डिग्री के आसपास चल जाता है भाई, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी जो उसको अच्छी प्रकार से हमने तैयार कर रखा हो, वो उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर चलती है, ठीक है। अब इसकी बात करें इसके उत्पादन वाले देश की, तो हमें क्या याद करना है, एक तो है उत्तरी अमेरिका जो हमारा महाद्वीप है, उसके अंदर ये उगाया जाता है, ठीक है। ब्राज़ील के अंदर उगाया जाता है, चीन के अंदर और रूस के अंदर ये उगाया जाता है। फिर अगर बात करें हम अगले हमारी, तो वो अगली है कपास भाई, अगली फसल कपास, ठीक है। कपास हमने पढ़ा है रेशा होता है, जिसका प्रयोग जो है सूती वस्त्र उद्योग में किया जाता है। तो यहाँ पर कहता है कि जब इसे उगाया जाता है तो उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभी देखो अभी हमने गेहूं की कटाई करके हम किसको उगा रहे हैं, कपास को उगा रहे हैं। और हमारा टेम्परेचर क्या चल रहा है, टेम्परेचर हाई चल रहा है, ठीक है। 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टेम्परेचर अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि जो बारिश होती है ना, वो इस समय हल्की वर्षा के अंदर ये हो सकती है। अब जो है हल्की वर्षा ही होनी है इस महीने में, लेकिन ये कहता है कि इसमें ना जब सर्दी का मौसम आएगा आगे चल करके, क्योंकि जो इसकी कटाई हम करने वाले हैं वो कब होगी, अब वो आगे चल करके सितंबर महीने के आसपास इसकी होने वाली है कटाई, ठीक है। सितंबर का भी दिसंबर आ जाएगा, तो उसमें कहता है कि 200 से लेकर के 210 दिन जो है ना पाला रहित चाहिए, यानी कि सर्दी आने से पहले पाला नहीं गिरना चाहिए इसके ऊपर, पाला रहित दिन चाहिए इसे, ठीक है। अब बात करें इसी मिट्टी की, तो इसको भाई सबसे उत्तम मिट्टी होती है काली, और इसे जलोढ़ मिट्टी के अंदर भी उगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके राज्यों की देश की बात करें उत्पादन वालों की, तो इसमें चीन है, हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद भारत है, पाकिस्तान है, ठीक है, ब्राजील, मिस्र, काफ़ी देश है। उसके बाद बात करते हैं पटसन की, पटसन या जूट वही, ठीक है। इसका दूसरा नाम है सुनहरा रेशा, इसे सुनहरे रेशे के नाम से भी जाना जाता है। सुनहरा रेशा इसका दूसरा नाम है पटसन और जूट का। यहाँ पर कहता है कि इसके लिए है ना जलोढ़ मिट्टी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी के अंदर जो है बड़ी आसानी से उगाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी का मतलब होता है यहाँ पर जो नदियों के द्वारा बहा करके लाई गई जो उपजाऊ मिट्टी है ना, उसको जलोढ़ मिट्टी कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये कहता है कि ये जो है सबसे अधिक भारत और बांग्लादेश के अंदर होता है, भारत और बांग्लादेश के अंदर इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता है और अधिक वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं हम कॉफी की। कॉफी भाई, कॉफी पेय पदार्थ में शामिल होती है, कहता है गर्म और आर्द्र क्षेत्रों के अंदर होती है, यानी कि तापमान अधिक होना चाहिए लेकिन वायु के अंदर नमी की मात्रा होनी चाहिए। आर्द्रता मतलब यही होता है, वायु के अंदर नमी की मात्रा, टेम्परेचर अधिक होना चाहिए। और कहता है दोमट मिट्टी में ये उगाई जा सकती है आसानी से, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि इसमें पर्वतीय ढाल होना चाहिए, पर्वतीय ढालों पर ये उगाई जाती है। और विश्व में सबसे अधिक जो कॉफी का जो उत्पादन करता है वो है भाई ब्राजील देश, जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। फिर नंबर कोलंबिया का आता है, और उसके बाद में जो नंबर आता है ना वो है अपना पैरा भारत, ठीक है। भारत में अरेबिका किस्म की जो कॉफ़ी है उसका सबसे अधिक उत्पादन होता है, बड़ी फेमस है ये कॉफ़ी अरेबिका जो है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चाय की।
हमारा आगे टॉपिक, आगे जो फसल है वो है चाय। ये भी एक पेय पदार्थ है, पेय फसल बोलेंगे जिसको हम, ठीक है। और यहाँ पर कहता है इसको किस प्रकार तैयार किया जाता है, इसकी कोमल पत्तियों के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। सबसे पहले तो इसमें यही कह रहा है, ठीक है। फिर कहता है जो है जलवायु वो ठंडी होनी चाहिए, और कहता है कि बारिश के बारे में तो ऐसा कहता है भाई ये कि यहाँ पर है ना लगातार समान वर्षा होती रहे, ये नहीं कि कम या अधिक होनी चाहिए, कहता है समान वर्षा होती रहे लगभग पूरे साल, ठीक है। एक जैसी बारिश इसके अंदर चलती रहे। पर्वतीय ढलान यहाँ पर होता है, पर्वतीय ढलानों पर ये चाय की खेती की जाती है, ठीक है। यहाँ पर सबसे जरूरी है श्रमिक, क्योंकि पत्तियों को चुनना पड़ता है, तो इसीलिए श्रमिकों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये थी अपनी मुख्य फसलें जिनके बारे में हमने पढ़ा, चावल, गेहूं, मिलेट, मक्का, कपास, पटसन, कॉफ़ी और चाय। अब आगे बात करते हैं इसके अंदर कृषि का विकास। जो कृषि का विकास है उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें छोटा सा टॉपिक दे रखा है, फिर उसके बाद लेसन कंप्लीट करते हैं। कृषि का विकास के बारे में कहता है कि क्यों किया जाता है कृषि का विकास। तो भाई हमने स्टार्टिंग में जाना, जनसंख्या जो बढ़ रही है ना, जनसंख्या जो बढ़ रही है उसकी मांग को पूरा करने के लिए, क्योंकि जनसंख्या का पेट भरना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, खेती का विकास करना है। अब खेती का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। सबसे पहले तो क्या है कि जो खेत हम बो रहे हैं ना उसका विस्तार करें, यानी कि या तो हम खेतों में बढ़ोतरी कर दें, जमीन बढ़ जाएगी तो अपने आप उत्पादन अधिक हो जाएगा। मान लो इस क्षेत्र के अंदर हम खेती कर रहे हैं, हमें उत्पादन बढ़ाना, क्या करें, हम इस क्षेत्र के अंदर भी खेती करने लग जाएं तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मान लो एक साल में एक फसल उगाई जाती है, एक साल में एक फसल, तो इस क्षेत्र में हमें एक साल में 2 फसल उगाना शुरू कर दें, खेती के अंदर क्या हो जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। तो दूसरा क्या है, बोई गई फसल में बढ़ोतरी, ठीक है, दूसरा पॉइंट बन जाएगा अपना। तीसरा यहाँ पर क्या कहता है कि हमें ना अच्छे बीजों का प्रयोग करना चाहिए। बीज कौन से, जो अधिक पैदावार देते हों, ठीक है ना, अधिक पैदावार वाले बीजों का प्रयोग हमें यहाँ पर करना चाहिए। उसके बाद सिंचाई के साधनों का प्रयोग करना चाहिए। समय पर खाद और बीज जो है वो अच्छे लेकर के आने चाहिए, यानी कि उर्वरक वगैरह इसके अंदर हमें डालने चाहिए। 5वां पॉइंट बन जाएगा अपना, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे हम खेती के अंदर बढ़ोतरी कर सकते हैं, जो जनसंख्या की क्या होगी, डिमांड को पूरा कर सकता है। अब इसके अंदर ना क्वेश्चन बनता है कि जो सरकार होती है ना वो किस प्रकार किसानों की मदद करती है। एक प्रश्न आता है एक्सरसाइज के अंदर कि सरकार किसानों की किस प्रकार मदद करती है खेती करने में। तो सबसे पहली बात तो ये क्या है भाई कि उच्च पैदावार वाले जो बीज है ना सरकार वो मुहैया करवाती है, यानी कि वो प्रदान करती है किसानों को ला करके दूसरे क्षेत्रों से, ठीक है, उच्च पैदावार वाले बीज। उसके बाद दूसरा क्या है कि वो उर्वरक या कीटनाशक प्रदान करती है, ठीक है, हमें टाइम पर जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है, ठीक है, नहरों के द्वारा सिंचाई करवाना। उसके बाद जिस किसान के पास मान लो पैसे नहीं है बीज या खाद लाने के लिए, कोई मशीन ट्रैक्टर वगैरह लाने के लिए, तो उसे ऋण की सुविधा, कर्ज की सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब फसल पक करके तैयार हो जाती है और कटाई होने के बाद जब मंडियों में लेके जाते हैं तो किसानों के लिए भंडारण की सुविधा, यानी कि उस फसल को संभाल कर एक जगह पर रखने के लिए भंडार चाहिए, गोदाम चाहिए, तो भंडारण की जो सुविधा है ना वो सुविधा उपलब्ध करवाती है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, फसलों की अच्छी कीमत निर्धारित करना। तो कीमत, जो फसलों की जो कीमत निर्धारित की जाती है ना वो सरकार के द्वारा की जाती है, और जो फसल पक करके जो तैयार हो जाती है उसकी अच्छी कीमत किसानों को प्रदान करती है, ठीक है। ये था अपना आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने मुख्य फसलें और कृषि के विकास के बारे में पढ़ा है भाई। इसके साथ है ना अपना जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने क्वेश्चन आंसर बनाइए, और अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या पर्सनल मैसेज करके आप इसके बारे में मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। धन्यवाद।